तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं एसएससी जीडी जो एसएससी वैकेंसी निकाली है 25,271 सीट के लिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आज बात करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि हम एनएसजी में कैसे जाएंगे, एसपीजी में कैसे जाएंगे, कोई अगर कमांडो बनना चाहते हैं, कोबरा कमांडो या कोई भी कमांडो बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, इसकी पे स्केल क्या है, इसको कैसे हम तैयारी करके किस तरह हम ये पहले प्रयास में कैसे निकालेंगे, और अगर हमारा दूसरा या तीसरा प्रयास है तो किस तरह से इस पर ट्रिक लगा के हम बढ़िया तरीके से बिना कोई दिक्कत का हम इसे निकाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब तक 247 पे। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। पूरे जॉब्स की जितने भी जॉब आते हैं उन पूरे जॉब्स की अपडेट इस पर आपको लगातार मिलेगी, और जितने भी जॉब्स नए निकल के सामने आएंगे वो सब के सभी जॉब्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा तथा आप लोगों ने लगभग लोगों ने इस फॉर्म को भर भी लिया होगा। बहुत लोगों का दिक्कत हुई होगी फॉर्म भरने में, कहीं कोई परेशानी हुई होगी, कहीं कोई परेशानी हुई होगी, किसी का फ़ोटो में दिक्कत आया होगा, किसी का सिग्नेचर में दिक्कत आया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी अगर हो सकता है मॉडिफिकेशन का अगर डेट निकाले तो उसमें देखा जाएगा, नहीं तो आगे आप लोग तैयारी करते रहें और कोशिश करें कि कोई भी फॉर्म भरे तो उसे सोच के समझ के और तरीके से सब कुछ जान के तब फॉर्म को भरने की कोशिश करें। दिक्कत होने से डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। कोई नया फॉर्म आ रहा है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, उसके बारे में कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों चलिए हम चलते हैं आगे। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि लगभग प्रत्येक साल यूँ कहें या एक साल गैप करके एसएससी का फॉर्म निकालती है, जीडी का जिसे जनरल ड्यूटी कहते हैं उसका फॉर्म निकालती है। तो इसके अंदर आप जो पोस्ट आपको मिलेगा उसका नाम है कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी एक इनिशियल पोस्ट होता है फ़ौज में भर्ती होने के लिए, जहाँ से एक शुरुआत होती है फ़ौज की, और इसे ही रीढ़ की हड्डी माना जाता है एक तरह से फ़ौज का। सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि एसएससी ने ये फॉर्म निकाला है और ये सीट अभी के समय में बेरोजगारी लगभग अपने चरम पे है, और कैंडिडेट एक बार में कैंडिडेट एक छोटे छोटे फॉर्म के लिए लगभग 20 से 30 लाख भर रहे हैं। तो सोचिए इसमें कितने भरेंगे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि 25,271 सीट है तो हमारी सिलेक्शन पक्की है। आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है। जितना कड़ी मेहनत कीजिएगा आपका सीट एकदम 100% कंफर्म रहेगा। और जहाँ तक 25,271 सीट की बात है या 10 सीट की बात है तो आपको सिर्फ एक सीट से मतलब रखना है, बाकी सारे सीट से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो अपना सीट कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि अपना प्रयास पूरी तरीके से करना है। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इसको फॉर्म को भर लीजिए, और 31 तक लास्ट डेट है इसका। 31 तक इसका इंतज़ार नहीं कीजिएगा। ये इंतज़ार नहीं कीजिएगा कि 31 तारीख तक इसका 23:30 बजे यानी कि रात को 11:30 बजे तक डेट है, तो इसका मतलब हम 11:30 तक ही मतलब 11 बजे रात को ही भरे। तो क्योंकि 31 को क्या होगा, हो सकता है कि जो ज़्यादा लोग इसको खोलेंगे अपना फॉर्म सबमिशन, अपना फॉर्म चेक करने के लिए, अपना प्रिंट निकालने के लिए, तो हो सकता है कि उस वक्त इसका सर्वर डाउन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो चरण होता है वो 3 चरण होता है। जो पहला चरण है वो आपको पहले तो कुछ आज से 2 साल 4-5 साल पहले से जो होता था, पहले फिजिकल होता था। जो फिजिकल में निकल जाते थे उसको रिटर्न होता था, और जो रिटर्न में निकल जाते थे उनका मेडिकल होता था। लेकिन अब चरण चेंज कर दिया है। अब पहले क्या होगा कि अभी आपका रिटर्न होगा। रिटर्न सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो 100 नंबर का आपका रिटर्न होगा। फिर रिटर्न जब अगर आप पास कर जाइएगा तो रिटर्न में कैंडिडेट को जो पास होंगे उसका एक इक्वल कैंडिडेट करके, मतलब बाकी लोगों को छोड़ के लगभग जितना वैकेंसी उसका 15 या 20 बार के करीब में करके आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। जब फिजिकल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसी मेडिकल में ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो चेक किया जाएगा, और उसके आधार पे ये तीनों जब आप निकल जाएगा तब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं इसके बारे में। डिटेल्स में ये है कि इसमें 25,271 सीट निकाली गई है। जो पे लेवल है इसका वो 21,700 से 69,100 है। चलिए थोड़ा सा पे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है पे लेवल 21,700 से 69,100। 21,700 से 69,100 में बहुत लोग को होगा कि 21,700 का मतलब क्या है, 69,100 का मतलब क्या है। तो मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से।
आप जो ग्रुप डी रेलवे में सिलेक्शन होता है उनका पे लेवल 1 पे सिलेक्शन होता है। बाकी अगर आप एसएससी एलडीसी जो होता है सीएचएसएल जो आप सिलेक्शन होता है उसमें जो क्लर्क बनते हैं एलडीसी में एसएससी से, उनको पे लेवल 2 पे सिलेक्शन होता है, जिसको 1900 ग्रेड पे बोलते हैं। पुराने जो पे स्केल था उसमें 1900 ग्रेड पे बोलते थे। जो इसमें आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपको पे लेवल 3 में होगा, जो कि 2000 लेवल का पे होता है पुराने में, और नए में उसको करा गया है 21,700। 21,700 का मतलब है कि आपका जो बेसिक पे जिस दिन आप ज्वाइन कीजिएगा उस दिन आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो 21,700 मिलेगा। अब आप सोचिए कि क्या क्या आपको मिलेगा। मैं आपको पूरी तरह से क्लियर पे के बारे में बता देता हूँ। 21,700 के साथ आपको डीए मिलेगा। डीए जो होता है डियरनेस अलाउंस, यानी जो महंगाई भत्ता होता है जो हर 6 महीना पे बढ़ता है। जो महंगाई हमारे भारत में बढ़ती है इस कारण से सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। तो अभी के समय महंगाई भत्ता 28% है। 28% कैसे हमको जोड़ना है, हमें क्या करना है, 21,700 को का 28% निकालना है। और जो आएगा 28%, मान लीजिए कि 1% 217 रुपया हुआ, तो अगर इसको 217 को 28 से गुना कर देंगे तो जितना आएगा, मान लीजिए कि वही 57-58 जो भी रुपये आए उसको आपके 21,700 में जोड़ देना है, तो वो आपका हो गया पे के साथ हो गया। उसके बाद आपको चलने फिरने के लिए 1800 रुपये मिलते हैं। जो अगर आप स्टैटिक लोकेशन में नहीं हो के आप ऐसे लोकेशन में जो बटालियन है तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि 1800 रुपये टीपीटी मिलेगा। उस पर भी 28%, 1800 पे भी 28% डीए लगेगा, तो लगभग समझ के चलिए 2300 रुपये के करीब वो मिलेगा आपको। तो वो मिला के उसको भी आपको पे के साथ जोड़ लेना है। उसके बाद आपको राशन मिनी मिलेगा खाने के लिए। अगर आप ऐसे बटालियन में जो आसाम में है, बिहार में है, यूपी में है, तो वहाँ पे अगर फ्री राशन नहीं है तो आपको राशन मनी 3636 रुपये आपको राशन मनी मिलेंगे। ये हो गया आपका इनिशियल पे। इसके साथ एचआरए मिलेगा। अगर आप ऐसे सिटी में है जो कि लगभग जेड क्लास सिटी का भी एक है XYZ। XY मतलब एक्स में क्या हो गया, मेट्रोपोलिटन जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, तो ये सब जो हैदराबाद हो गया, तो ये 4 सिटी जो आते हैं, ये 4 सिटी आते हैं एक्स क्लास, जहाँ पे अभी के टाइम में 24% एचआरए है, जो कि अभी 27% हो चुका है, लेकिन अभी 24 मान के चलते हैं, तो 24% एचआरए है। तो वहाँ अगर आपका पोस्टिंग है इस 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी इस 4 जगह पे, तो आपको इस बेसिक पे का 21,700 का 24% यानी 27% अब बढ़ेगा, तो आपको उसका एचआरए मिलेगा। अगर आप फैमिली रखते हैं तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपने अगर आप ऐसी लोकेशन पर रहते हैं जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, उसको बाद आपको जितने भी जो एक तरह से समझिए तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी, जेड क्लास सिटी एचआरए लिख के, तो आपको लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में जो वाई क्लास सिटी कहीं पे आप पोस्टिंग होते हैं, जैसे कि एक तरह से स्टेट का कैपिटल में, तो वहाँ पे ज़्यादातर कैपिटल्स में क्या है कि 16% एचआरए है, यानी कि आपके बेसिक पे का 16% अगर आप फैमिली नहीं रखते हैं तो। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पर पोस्टिंग है जहाँ पे जैसे कोई जंगल में पोस्टेड है, कोई बॉर्डर पे पोस्टेड है, कोई कहीं भी पोस्टेड है, कोई ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पे आप फैमिली रख भी पाते हैं, नहीं भी रख पाते हैं, या कहीं भी आप पोस्टेड है जहाँ पे जो जेड क्लास लोकेशन में आता है, जैसे छोटे छोटे जगहों पे, तो वहाँ पे आपको 8% एचआरए मिलता है। तो वो 8% एचआरए किसका, यानी कि आपके 21,700 का, तो उसको क्या करना, आपको इस पे में जोड़ लेना है। तो लगभग अभी के जितना मैंने जुड़वाया उसके अनुसार से लगभग 32-33 हज़ार आपका पे बन चुका है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलने वाला है वो है आपको सबसे बड़ा बेनिफिट रिस्क अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस या बॉर्डर एरिया अलाउंस का। जैसे क्या होता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग है जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर से अटैच है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 6,000 रुपये मिलेंगे जो बॉर्डर अलाउंस के नाम पे आता है। तो वो 6,000 रुपये आपको साथ में बॉर्डर के साथ मिलेगा, यानी कि आपका पे हो जाएगा कितना शुरू में 37 से 38,000। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पे मिलिटेंट एरिया है, जैसे कि खतरा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप अगर पोस्टेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह जमुई पोस्टेड हो गए, बिहार के जमुई पोस्टेड हो गए, कोकराझार पोस्टेड हो गया, आसाम का कोकराझार, ऐसी जगहों पे पोस्टेड हो गए, तो आपको 9700 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा पे से एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप कश्मीर के किसी इलाके में पोस्टेड हो गए, कश्मीर बडगाम इलाका हो गया कश्मीर का, उसके बाद तवांग दिरांग हो गया अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का हो गया इलाका, तो वैसी जगह अगर आप पोस्टेड हो गए तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 17,300 रुपये मिलेंगे, 17,000। अब इसके अलावा भी अगर आप कश्मीर के बडगाम इस क्षेत्र में पोस्टेड हो जाते हैं उस साइड में, तो आपको हिली एरिया अलाउंस लगभग 4500 रुपये वो भी मिलेगा, प्लस 17,300 रुपये ये भी अलाउंस मिलेगा। लेकिन कि वहाँ पर अगर आप पहली ज्वाइनिंग के बाद अगर वहाँ अगर चले जाते हैं तो आपको लगभग समझ के चलिए तो 50 से 55 हज़ार के बीच आपकी पहली सैलरी आने वाली है। लेकिन अगर आप
बिल्कुल नॉर्मल जगह में अगर पोस्टेड चले जाते हैं फिर भी आपकी सैलरी लगभग 34-35 हज़ार के करीब में फर्स्ट इनिशियल सैलरी आएगी। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका बहुत अच्छा है। अब एक बात बताते हैं हम आपको, इसमें है 5 से 6 फोर्स में आप जाएंगे। एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसएफ है, असम राइफल है। अब इस फोर्स में जाने के बाद एक टेन्योर होता है, टेन्योर बोलते हैं 4 साल 5 साल का। अब 4 साल 5 साल के अंदर जैसे कि आप 5 साल कंटिन्यू नौकरी हो गया, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर आपका पैर हाथ सही सलामत है, उसके बाद आपका जो रिवार्ड्स है, गुड एंट्रीज़ है, मतलब कि जैसे कि आपने अच्छा काम किया है, नहीं भी अच्छा काम किया तो आपने कोई गलती नहीं की है, अगर ये सब है तो उसके बाद आपका सर्विस सही है 5 साल तक, तब आपको विलिंग आता है अंदर में ही रह के कि आप एनएसजी में जाना चाहते हैं, एसपीजी में जाना चाहते हैं, आईबी में जाना चाहते हैं, सीबीआई में जाना चाहते हैं, बीओआई में जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एनडीआरएफ में जाना चाहते हैं, किस में आप जाना चाहते हैं उसका विलिंग आता है। अब जिसको जो कमांडो बनना है, जैसे कोबरा कमांडो बनना है तो अगर आप सीआरपीएफ में तो कोबरा कमांडो बन सकते हैं, उनका अलाउंस अलग होता है। उसी तरह अगर आप एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ में हैं तो उसमें आपको एनएसजी के लिए विलिंग आएगी, एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। एसपीजी की विलिंग आएगी, एसपीजी कमांडो आप बन सकते हैं। अगर आप एनएसजी कमांडो बनते हैं तो उसमें आपको लगभग आपके बेसिक पे का 20 से 30% एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिलेगी। अगर एसपीजी कमांडो बनते हैं तो अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं तो लगभग 55% एक्स्ट्रा आपके बेसिक पे का, तो बहुत पर्क्स है, मतलब बहुत आपको बेनिफिट उसमें मिलेगी। और अगर आप कमांडो बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप इसके अंदर आएँ, क्योंकि डायरेक्ट कमांडो एंट्री नहीं होता है। इनके अंदर नौकरी करने के 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल ऐसे एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही हर फोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया, उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएसएफ के बारे में। अगर बीएसएफ है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का काम क्या है कि जो भी पाकिस्तान बॉर्डर है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे जो भी ड्यूटी करती है वो कौन है, वो बीएसएफ है। जो बांग्लादेश बॉर्डर का इलाका है वहाँ जो ड्यूटी करती है वो कौन है, बीएसएफ है। आर्मी कहीं भी बॉर्डर पे डायरेक्ट डिप्लॉयड नहीं होती है विदाउट वार। अगर वार अगर नहीं है तो वहाँ डिप्लॉय नहीं होती है, ठीक है। तो एक बात आपको एक बात समझ के रखनी है कि सब कुछ आपको समझ के रखना है कि तो इनका ड्यूटी होता है बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे। और उसी तरीके की जो आर्मी जब वार होती है तो वो डायरेक्ट बॉर्डर पर ज्वाइन करती है, नहीं तो वो ये अब इंटरनल में आराम से अपनी प्रैक्टिस करती है, अब पूरी अपनी तैयारी करती है। उनकी पूरी बॉर्डर की जो ड्यूटी है भारत के अंदर, वो पूरी बॉर्डर की ड्यूटी कौन संभालती है, वो पैरामिलिट्री संभालती है, जिसमें आप अभी जाने वाले हैं, जिसे CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहा जाता है। बीएसएफ जान गए। सीआईएसएफ की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी सभी फोर्सेस की ड्यूटी में थोड़ा आसान इसलिए मानी जाती है, आसान नहीं है, वो भी ड्यूटी बहुत हार्ड है, कोई भी ड्यूटी बहुत हार्ड है, कोई भी ड्यूटी बहुत आसान है, आपके देशभक्ति कैसी है आपके अंदर उसके अनुसार। और सीआईएसएफ की ड्यूटी मान ले तो सीआईएसएफ की ड्यूटी कहाँ पे है, कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी मेट्रो स्टेशन, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया जो सरकारी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सुरक्षा करने का जो सुरक्षा ड्यूटी प्रदान करती है उसको सीआईएसएफ बोलते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये भी ड्यूटी बहुत अच्छी है। उसके बाद आते हैं सीआरपीएफ, लेकिन सीआरपीएफ में इसमें वैकेंसी 0 दी गई है, इसीलिए सीआरपीएफ हो सकता है अलग से वैकेंसी निकाले, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ के अंदर अगर आगे चल के अगर आप जाते हैं तो सीआरपीएफ में आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये ऐसी फोर्स है जो बिल्कुल MHA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आप रिजर्व रहती है और ये कहीं भी ड्यूटी करती है, यानी कि इनको कहीं बॉर्डर छोड़ के इनको कहीं भी भेजा जाता है। जैसे UN मिशन में भी भेजा जाता है इनको, उसके बाद जम्मू में भेजा, कश्मीर में भेजा जाता है, हिमाचल में भेजा जाता है, अरुणाचल में भेजा जाता है, कहीं भी इनको जो इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगाया जाता है इनको। उसके बाद SSB की बारी आती है। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। SSB भी BBF है, BGF है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, BGF बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। इसके अंदर क्या है, SSB का काम क्या है कि जो भी नेपाल का सीमा है तथा जो भी भूटान का सीमा है उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी क्या है, SSB के पास है। उसी तरह ITB पे आ जाता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इनका काम क्या है कि इनका काम है चाइना बॉर्डर, जो तिब्बत बॉर्डर है तथा चाइना बॉर्डर है उसकी बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम ITBP का है। उसके बाद AR असम राइफल। असम राइफल हमारा जो म्यांमार बॉर्डर है, मेघालय के पास असम के अंदर जितने भी बॉर्डर एरिया हैं तथा म्यांमार बॉर्डर तथा इंटरनल जितना भी सिक्योरिटी है असम के अंदर, इससे वो पूरा सिक्योरिटी का काम लगभग कौन करती है, AR करती है।
और इनको लगभग आर्मी फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है। उसके बाद NIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसमें 0 है तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आगे SSF में बहुत अच्छी फोर्स है, इसके अंदर भी बहुत अगर मेरिट मतलब एक तरह से अगर इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है, अगर ये बहुत अच्छी फोर्स भी है और एक तरह से समझिए तो सिविल टाइप का भी जॉब एक टाइप से लगता है, लेकिन है तो फोर्स। तो इसलिए अगर इसके अंदर ज्वाइन करना है तो आपको समझिए तो 100 में लगभग 92-93 नंबर्स लाने होंगे, तब जाके लगभग इसमें सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि टॉप में लगभग उठता है ये। अब चलिए इसके बात कर लिए, अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका पूरा का पूरा आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम दूसरे से पूछ के जवाब देंगे, लेकिन हम आपको जवाब देंगे ही देंगे। इसलिए आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल इरिटेट नहीं होइएगा। एज की बात करते हैं तो 18 से 23 साल इसमें भर सकते हैं, और आपको एज का रिलैक्सेशन आपको पता ही है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, आज एज की बात हो रही है तो मैं एज में एक बहुत अच्छा टॉपिक में जोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, कि एज में दिक्कत क्या होता है कि एज में कभी कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कोई जनरल कैटेगरी में है, कोई कैटेगरी में है, कोई SC/ST में है, कोई OBC में है, कोई एक्स सर्विसमैन है, एनीबॉडी, कोई भी कैटेगरी में। होता क्या है कि लोग तैयारी करते हैं। आजकल देख रहे हैं जॉब की सिचुएशन क्या हालत हो रखी है, जल्दी जॉब मिलता नहीं है। बहुत कोशिश कीजिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके जॉब लगता है। फिर भी हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला भी तो उतना ही मेहनत कर रहा है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बहुत तेज़ हैं, सामने वाला बुद्धू है तो वो भी तेज़ है। तो ऐसे करके अगर सब मेहनत कर रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अभी के टाइम में जॉब लेना। जॉब मिलना भी बहुत आसान नहीं है। तो दोस्तों, अगर किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है फोर्स के अंदर, किसी को आगे चल के कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, कोई कमांडिंग ऑफिसर बनना है, तो वो भी आप चाहें तो SSC GD के द्वारा बन सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा ब्रीफ बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद जब 4 साल से 5 साल आपकी नौकरी हो जाएगी, तब वैसे तो हर साल निकलेगी, लेकिन उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसके अंदर 4 से 5 साल वैकेंसी नौकरी मांगा जाता है, यानी जॉब मांगा जाता है। तो जैसे ही आपका 4-5 साल जॉब होगा, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हर फोर्स में 100, 200, 50, 60 ऐसे सीट निकलती है सब इंस्पेक्टर की, जिसमें कोई बाहर का आदमी नहीं भर सकता, सिर्फ फोर्स का ही आदमी भर सकता, वो भी 4 साल 5 साल नौकरी किए हुए आदमी भर सकते हैं। तथा उनको जो एज लिमिट है उसमें अच्छा छूट मिलता है। जैसे कि अभी अगर 25 साल तक ही डायरेक्ट SSC से जो SI आता है उसमें 25 साल तक ही जनरल वाले भर सकते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद वो 32 साल तक भर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं SSC SI का निकालूंगा या असिस्टेंट कमांडेंट का निकालूंगा, तो बिल्कुल आप आगे चल के सब बन सकते हैं। अगर आपकी एज ख़त्म हो रही है तो आप कृपया करके इस जॉब को ले लें, और इसके अंदर से भी आप प्लेटफॉर्म तैयार, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप इसके अंदर से भी आप उस जॉब को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर इस जॉब को ले लें। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि एज लिमिट की, तो आप जैसे अंदर में आप अगर आप प्रमोशंस के लिए आप जो सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट और कमांडेंट के लिए आएगा, जैसे आप बनते मतलब उसके लिए कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और बन जाइएगा, तो आपका एज लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आगे असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको 35 साल का एज मांगा जाए। तो इसलिए क्या कीजिए कि जितना जल्द हो सके मेरे अनुसार आप इस फोर्स को, मतलब अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आपके अंदर सबसे बड़ा चीज़ एबिलिटी नहीं होता है, कोई भी इंसान कोई भी नौकरी पा सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंसान कोई भी नौकरी पा सकता है। अभी बस फोर्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस में आ जाता है, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब जो होता है, फिजिकल एफिशिएंसी जो होता है और मेडिकल एफिशिएंसी, ये 2 चीज़ फोर्स है। क्योंकि फोर्स है तो आप जानते ही हैं फोर्स, तो आपको अच्छे समझना होगा कि हम एक आर्मी टाइप पारा मिलिट्री में हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें तो बैठा के नहीं खिलाया जाएगा, या हम कोई वो नहीं है, हम दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम एक ऐसे हैं जो हम अपनी पूरे भारत माता की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें जो मांगा जाता है वो परिपक्व होता है। जिनका हाइट, वेट, चेस्ट नहीं है या जो मेडिकली अनफिट है, वो बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल इक्वली इस जॉब को छोड़ दे, भर के फिर उनको प्रयास करना बेकार है। क्योंकि मैं निराशा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप भरिएगा, फिर आप तैयारी कीजिएगा, फिर आप नहीं होगा, तो इससे ज़्यादा निराश उस वक्त हो जाएगा। तो इसलिए
दूसरे जॉब आ रहे हैं, मैं यूट्यूब चैनल में लगातार नए जॉब पोस्ट करना चालू कर रहा हूँ। तो उससे क्या है कि आप नया वैकेंसी देखिए, भरिए और उसमें ट्राई करके निकालिए। जो मेडिकली फ़िट हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं मेडिकली फ़िट हूँ, और जो फिजिकली फ़िट हैं, वो कृपया करके इस फॉर्म को भरें। रिटर्न की जहाँ तक बात है, जो मेहनत करेगा उससे रिटर्न ये निकल जाएगा, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। इस फॉर्म को आसानी से भरिए, बिल्कुल सोचिए नहीं, समझिए नहीं। और सबसे बड़ा चीज़, एक ही चीज़ याद रखिए कि हम जो सेवा में आ रहे हैं वो भारत माता की सुरक्षा करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, हमें सुरक्षा करनी है और अपनी ज़िंदगी को भी संवारना है। दूसरी बात, अगर किसी को कमांडो बनना है, किसी बहुत ऐसे लड़के और लड़कियां होती हैं जिनको कमांडो का शौक़ होता है कि हम कमांडो बनेंगे आगे चल के, हमको NSG कमांडो बनना है, हमको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगना है, हमको SPG कमांडो बनना है, हमें हमेशा वो मतलब कमांडो बन के आगे लड़ाई कर, मतलब कुछ भी करना है, देश को बचाना है, देश की सुरक्षा करनी है, तो बिल्कुल उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है SSCGD, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जनरल ड्यूटी, इसमें आप आइए, 4 से 5 साल नौकरी कीजिए। कहीं कहीं पे तो 2 साल ही नौकरी मांगती है, कोई भी फोर्स, जैसे CISF है उसमें 1 से 2 साल में सुनता हूँ होता है, SSC में 4-5 साल में होता है। तो जैसे ये एक क्राइटेरिया है, 4 से 5 साल के बीच में मिनिमम मैक्सिमम मांग के चलते हैं, उसके अंदर आपको हो जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th में आप पास हैं, यानी कि आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है पास, चाहे आप किसी भी तरीके से, मतलब कि यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 35% ला के ही पास है, चाहे 50% ला के पास है, चाहे 95% ला के पास है, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ नहीं देखा जाएगा। वो पास अगर हैं आप तो वो देखा जाएगा, उसके अनुसार आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए। अगर भर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, जो ABC सर्टिफिकेट, अच्छे समझ लीजिएगा, अगर कोई ABC सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं तो जो आपका 100 नंबर का जो मार्क्स होगा, जो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपको 2% मार्क्स एक्स्ट्रा, मैक्सिमम मार्क्स आपको अलग से मिलेगा। NCC अगर A सर्टिफिकेट है तो, अगर B सर्टिफिकेट है तो 3% आपको मिलेगा, अगर C सर्टिफिकेट है तो 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। आप अप्लाई कीजिए। फ़ोटो का आपको पता ही है, फ़ोटो में बहुत लोगों ने गलती किया था, मैं बीच में कमेंट भी डाला था, वीडियो भी डाला था, तो वो दूसरे चैनल पे, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि मेरा फ़ोटो ये हो गया, वो हो गया, तो मैं तो सही बात है, फ़ोटो बहुत लोगों से मिस्टेक हो गया, साइबर कैफ़े वालों ने भी नहीं बताया, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोग पढ़ के भी अनजान बन जाते हैं। तो ये आप एक चीज़ देख लीजिए कि सबसे पहले तो एक ट्रस्टी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को भी आप कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो, साथ साथ अगर दूसरे को करना है तो कीजिए। लेकिन अगर साइबर कैफ़े पर हमेशा भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं कि आइए 150-200 रुपया दीजिए, आपका फॉर्म भरा जाएगा, और आपका गलती कर देते हैं, किसी का फ़ोटो उल्टा कर देते हैं, किसी का सिग्नेचर उल्टा कर देते हैं, किसी का फ़ोटो पर डेट नहीं रहता है। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, द फोटो शुड नॉट बी मोर देन 3 months old from the date of publication notice and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। मतलब फोटोग्राफ पे आपका डेट क्लियरली मेंशन हो जाए कि कब खींचा गया। अब किसी का 2018 लिख दिया है तो किसी का 2022 लिख दिया है तो किसी का लिखा ही नहीं है, तो ये गलती किसका है? वो सामने वाले की गलती बिल्कुल नहीं है, बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट्स की गलती बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना, वो तो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म आया, वो SSC का फॉर्म आया, सोच के जा कर भर रहे हैं, उनको क्या पता कि ये सब पूरा क्राइटेरिया मांग रहा है। तो इसीलिए कोई भी नोटिफिकेशन आए तो यूट्यूब में उस नोटिफिकेशन का पूरी डिटेल्स जान लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी तो आपको पता ही है, जो भी भरे होंगे वो 100 रुपये दिए होंगे, नहीं अगर तो अगर कोई कैटेगरी बेस्ड होंगे तो वो नहीं दिए होंगे। अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो आप जाइए भरवाइए। तो इसके लिए कोई सेंटर की जहाँ तक बात है तो आप रीजन के अनुसार सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी CR रीजन का है, बिहार उत्तर प्रदेश रीजन में CR पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे जगह हैं, ER रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, तो इसी तरह सब रीजन है, उस रीजन में भर सकते हैं। रीजन भरने से ये फ़ायदा होगा कि उसी रीजन में आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। आप किसी और रीजन में रहते हैं, किसी और रीजन में भर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो डोमिसाइल है वो मेन रीजन का, मतलब वहीं उसी रीजन का होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आप एक्चुअल डोमिसाइल है। और एक बात दोस्तों और याद रखिएगा, मैं डोमिसाइल से याद आ गया मुझे, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले SSC में
क्या किए कि अपना डोमिसाइल कहीं और से बना के कम नंबर लाने के लिए, क्योंकि एसएससी में कभी क्या होता है कि स्टेट वाइज नंबर का सिलेक्शन होता है, बॉर्डर एरिया वाइज नंबर का सिलेक्शन होता है। तो क्या हुआ कि कुछ दोस्तों ने कर्नाटका कहीं का, छत्तीसगढ़ का, अरुणाचल प्रदेश का, इधर का, केरला का, उस साइड का अपना डोमिसाइल बना के, और डोमिसाइल किसी के जान पहचान से डोमिसाइल बना के, या वो रहते थे तो टेम्प्रेरी बेस पे, और डोमिसाइल बनाकर उन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, कम नंबर पे उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा दिन तक नहीं छिप पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 1 साल, उसके बाद उनको वो डिसमिस कर दिया जाता है फोर्स। इसलिए भाई आप लोग कोशिश करके जो डोमिसाइल है ओरिजिनल डोमिसाइल लगाइएगा, या ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाइएगा। डुप्लीकेट डोमिसाइल लेके जाइएगा तो वेरिफिकेशन में पकड़े जाइएगा, वेरिफिकेशन पकड़े जाएगा तो आपको डिसमिस का झेलना पड़ेगा, अच्छी खासी नौकरी आपकी चली जाएगी। डोमिसाइल से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नंबर का फ़ायदा होता है। आप अगर मैं लिख के देता हूँ कि मैं जिस तरीक़ा से एक और वीडियो डालूंगा सिलेबस का, कंप्लीट ब्रीफ सिलेबस का, आप उस तरीके से पढ़ लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 80+ नंबर आएगा। और 80+ अगर नंबर आ गया तो आपको कोई नहीं छाँट सकता, ये भी देख लीजिएगा। अगर आप बाकी सब चीज़ें फिट हैं और रिटन का सोच रहे हैं तो रिटन 80+ नंबर आएगा, और मैं तरीका बताऊँगा आपको कैसे आएगा। लेकिन 2 चीज़ से सावधान रहिएगा। एक टफ एंड टॉट्स जो होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो वैकेंसी बोलते हैं कि मुझे 5 लाख रुपये दे दीजिए, मैं आपका रिटर्न निकलवा दूंगा, मेरे 4 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे मेडिकल निकलवा दूंगा, दौड़ निकलवा दूंगा। इन लोगों से सावधान रहिएगा। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, 50 लड़कों का 60 लड़कों का लेते हैं, और उसमें से 2 से 4 लड़कों का अगर हो जाता है तो उनका पैसा अपने पास रख लेते हैं, बोलते हैं कि हमने करवाया है। आप बाकी लोगों का पैसा वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि आपका नहीं हो पाया। अब बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि पैसा वापस नहीं करते हैं, लड़ते रहो उनसे। तो इसीलिए आप लोग इन लोगों से सावधान रहिएगा। मेरे जान पहचान से लेकर सब लोग ऐसे हैं जो बिना पैरवी का नौकरी कर रहे हैं और नौकरी ले चुके हैं। किसी की कोई पैरवी, 1 रुपया नहीं लगता है, कोई इस एग्ज़ाम के अंदर कहीं भी 1 रुपये का पैरवी नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल सावधान रहिए। कोई 1 रुपये का एसएससी के अंदर आपको एक बेनिफिट मैं बता देता हूँ कि आपकी अगर आपको नौकरी एबिलिटी है, आप सब कुछ फिट है, तो आपको 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो जांच करता है वो भी फौज के डॉक्टर होते हैं, और जो एग्ज़ाम लेते हैं वो भी एसएससी है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल आप फ्रीली, मतलब एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि 1 रुपया लगेगा। बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगता और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा अगर आप एबिलिटी रखते हैं तो। इसलिए जम के तैयारी कीजिए, अपने पर भरोसा रखिए, पैसे पे नहीं। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चल के अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का। इस बारे में मैं एक बढ़िया से एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मैं बढ़िया से अलग से डालूंगा वीडियो। लेकिन चलिए आज मैं इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपको। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो है वो 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा। बहुत टाइम है। वैसे आप एसएससी में जाइएगा तो यही 100 क्वेश्चन का आपको कितना मिलता है, 60 मिनट मिलता है। यहाँ पे आपको 90 मिनट मिल रहा है। LDC में जाने पे 60 मिनट, CGF जाने पे 60 मिनट मिलता है, तो यहाँ 90 मिनट मिल रहा है। 9 मिनट में क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है, अगर आप रीजनिंग का नॉर्मल बुक, यानी नॉर्मल बुक कैसे हम बता देते हैं आपको, बढ़िया समझा देते हैं कैसे पढ़ाई करना है आपको, और आगे भी हम समझाएंगे दूसरा एक सिलेबस वीडियो बनाकर। अगर इसमें नहीं समझ में आए फिर भी इसमें भी आप कमेंट कीजिए, मैं इसमें भी अलग से कमेंट में भी समझाऊंगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जिसको कोई दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हेल्प करने में। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको कैसे तैयारी करनी है। बहुत लोग क्या करेगा, नॉन वर्बल एक रीजनिंग मोटा सा खरीद लेगा, एक वर्बल रीजनिंग मोटा सा खरीद लेगा, और फिर लगेगा बैठ के बनाने। और मान लीजिए कि अभी पहला जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो पहले एग्ज़ाम होगा, फिर दौड़ होगा इसमें। तो कोई नहीं जानता एसएससी कितना जल्दी एग्ज़ाम ले सकती है। तो हो सकता है इसका मिनिमम टाइम 3 महीने होता है। मैक्सिमम तो आप छोड़ ही दीजिए, मैक्सिमम तो 2 साल बाद भी ले सकती है, लेकिन मिनिमम 3 महीना होता है। तो हमें मान के चलना है कि 3 महीना बाद एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। हम ये नहीं मान सकते हैं कि 2 साल बाद होने वाला है, हम ये मान सकते हैं 3 महीना। हमारा अगर 3 महीने बाद अगर 6 महीने में होता है तो हमारा कंटिन्यू रिवीजन होता रहेगा, लेकिन हमें टारगेट लेके चलना है कि 3 महीने के अंदर इसका एकदम 100% तैयारी कर लेना है। अब 3 महीने की तैयारी में आप नॉन वर्बल पढ़िएगा, फिर वर्बल पढ़िएगा, तो फिर तो हो गया आपका। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज़, सबसे अच्छा एक सिंपल सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग का जो तैयारी करनी है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, वो बिल्कुल आप समझिए कैसे तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, एक स्पार्क का
नहीं तो अरिहंत का या कोई भी एसएससी का थोड़ा सा देखना है जो अमेजोन पे ऐसे में अगर हो सकेगा लिंक अगर मिलेगा मुझे तो मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आगे चल के, या अभी भी देखूंगा कोशिश करके। आपको क्या करनी है कि जो सेट प्रैक्टिस आती है एसएससी जीडी की पिछले साल का या आज से 2 साल पहले का जो सेट प्रैक्टिस आता है उसको आपको ख़रीद लेना है। अब ख़रीदना है तो उसको ब्रीफ में आता है जो 200 या 250 रुपये का, जो 100 रुपये वाला है तो उसको नहीं खरीदना है। जो 250-300 रुपये का आता है जो ब्रीफ में आपको क्या होता है कि सेट भी देता है, सेट से पहले उसका 50-100 क्वेश्चन भी देता है। जैसे कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन ABCD वाला क्वेश्चन है तो उसका 100 क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसके बारे में सेट प्रैक्टिस होगा। तो उस तरीके का आपको ख़रीदना है और ख़रीद के कुछ नहीं करना है। आपको उस रीजनिंग को जो टाइप है 10 या 12 टाइप की रीजनिंग है उसको क्या करना है, आपको पूरा टाइप को अच्छे से रिवाइज करना है लगातार। मान लीजिए 100 क्वेश्चन ही है, हम 100 क्वेश्चन को ही जैसे एक मान लीजिए सीरीज है, सीरीज का है नंबर सीरीज, जैसे 5, 10, 15 उसके बाद क्या आएगा तो 20 आएगा। 5, 5, 5 का अंतर हो रहा है 20 आ रहा है। तो उसी तरह 5, 15, 25 तो कितना आएगा तो 35 आएगा। तो ऐसे उस तरह से सीरीज है ये। तो इस सीरीज के बारे में एक चैप्टर होगा, तो ऐसा बुक खरीद लीजिए। अब क्या करना है आपको, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मात्र 100 क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन उस 100 क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देखना है, वो 100 क्वेश्चन अपने से बनाने की कोशिश करें, टाइम लगे तो लगे, समझ। अब उसको आपको सेट प्रैक्टिस करनी है, बनाना है उससे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो 25 क्वेश्चन हो 25 में से 24 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। हाँ, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि एक चीज़ जान लीजिए, 2 चीज़ आपको करना है। इसका थोड़ा सा हार्ड है। इसका हार्ड कैसे है मैं बताता हूँ। इसका आपको क्या करना है कि लूसेंट का जो पतला वाला आता है किताब, मोटा वाला नहीं, मोटा वाला तैयारी कीजिएगा तो आप UPSC लेवल का चले जाइएगा, उसमें तैयारी कीजिएगा तो आपको पता चला 3 महीना जैसे जीके ही रटते रहिएगा, दूसरे में टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, रोज़ 200 क्वेश्चन ये स्पार्क के लिए नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। स्पार्क से आपको या कोई भी अरिहंत या कोई भी ब्रिलियंट या कोई भी आपको जो आता है सेट गेस जो भी आता है उसमें आपको ये जिक्के दिया रहता है, 2000-3000 जिक्के दिया रहता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे नहीं टकराता है, उससे नहीं आता है। आपको क्या करना है कि लूसेंट का जिक्के लेना है पतला वाला। हिंदी में अगर तैयारी करते हैं तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश आपको लेना है। उसमें क्या करना है कि 1 लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आपको क्या करना है, रोज़ 200 याद करना आज से ही, रोज़ 200। और रोज़ 200 याद कीजिएगा तो आपका 3 महीने में कितना होगा, 3 दूना 60, यानी कि एक महीने के अंदर आप लगभग 6000 के करीब में क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ 2 से ढाई महीने में आपका लूसेंट ख़त्म हो जाएगा, लूसेंट नहीं रहेगा, लूसेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आपको करना है कि रोज़ का पेपर पढ़ना है आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसमें क्या देखना है कि प्रधानमंत्री कहाँ गए, कौन सी नई योजनाएं जो है वो लॉन्च हुई है, मतलब अभी जारी हुई हैं, कौन सा मुद्रा नीति लागू हुआ है, कौन कहाँ पे क्रिकेटर जीता है, कौन टीम जीती है, अभी जो ओलंपिक हुआ उसमें कितना मेडल आया है, कौन क्या जीता है, ये करंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़ना है पेपर से। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा अगर जीके का प्रॉब्लम है तो एक काम और कर सकते हैं आप, प्रतियोगिता दर्पण जो आता है, जो हर महीने रिलीज होता है, 6 महीने वाला नहीं, हर महीने वाला जो रिलीज होता है, उसको आप क्या करिए, तो उसमें भी डीपली नहीं जाइएगा, उसमें जो शुरू के 200-300 जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको आपको रेडी कर लेना है। क्योंकि SSC GD मैट्रिक लेवल का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है कि उतना आपको परेशान होना है। अगर आप इतना कर लेते हैं मेरे बताए हुए अनुसार तो आप गारंटी लिख के देता हूँ कि 25 में से 20 क्वेश्चन आप मार दीजिएगा, गारंटी। तो हम चलते हैं ऊपर, रीजनिंग में 25 में 25 ही मार सकते हैं, लेकिन चलिए 25 में मान के चलता हूँ 20। उसके बाद आप जनरल नॉलेज में आप मान के चलता हूँ 20 कितना हो गया, 40। अब उसके बाद चलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्या करना है, RS अग्रवाल का बुक निकालना है, RS अग्रवाल का बुक लेना है। और एक काम और करना है, आपको जो मैंने अरिहंत और स्पार्क जो बताया था, आपको अरिहंत या स्पार्क या कोई भी ऐसा जो सेट का होगा, ठीक है, जिससे आपको रीजनिंग का तैयारी करना है, उसी में होता है मैथ के बारे में ब्रीफ में दिया रहता है। लेकिन क्या होता है, मैथ का ट्रिक नहीं दिया रहता है। तब आपको क्या करना है, मैं समझा दे रहा हूँ। उस बुक से क्या करना है, मैथ का जो सिलेबस है, मैं बढ़िया से डिटेल्स में आगे वाले वीडियो में समझाऊंगा, उस मैथ के सिलेबस को आपको टच करना है उस बुक से, तथा RS अग्रवाल के बुक से। जैसे कि लम्प रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद आपको एज हो गया, नाव हो गया, स्टीमर हो गया, उसके बाद आपको रेल का हो गया क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है, ट्राई करना है RS अग्रवाल से। एडवांस नहीं खरीदना है, नॉर्मल अर्थमेटिक लेना है, ट्राई करना है।
लेकिन उसको जो बनाने का तरीका है, या तो आप उसके लिए कोचिंग पकड़िए, क्योंकि उसके लिए कोचिंग बेस्ट होता है मैथ के लिए, ट्रिक ऐसे नहीं समझ पाइएगा। या सबसे अच्छा है यूट्यूब में कोई सर, हम एक दो सर का खोज लेते हैं बढ़िया वाला जो दिखाते हैं, उनका मैं आपको लिंक दे दूँगा। उस लिंक से आपको क्या करना है, या तो उस लिंक से, नहीं तो यूट्यूब से आप कहीं से भी सर्च कीजिए, क्वेश्चन बेस सर्च किया तो यूट्यूब में नया आ जाता है, क्वेश्चन बेस सर्च करके और यूट्यूब से उसका ट्रिक समझिएगा और ट्रिक से बनाने की मैथ की कोशिश कीजिएगा। जब ट्रिक आप सीख जाइएगा तो मैं लिख के देता हूँ 25 क्वेश्चन आप टच करके आइएगा, मैथ का इतना आसान होता है। अब आप हो गया 25 में 25, तो इसको भी मान लेते हैं 20, कितना हो गया 60 नंबर आप ला दिए। अब उसके बाद आ जाता है इंग्लिश हिंदी। अब है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनिएगा, आप पहले सोचिएगा कि हम हिंदी में तेज़ है या इंग्लिश में तेज़ है। हम गारंटी देते हैं कि आप बिना कुछ पढ़ के भी, अगर आप हिंदी भाषी हैं और बिना कुछ पढ़ के भी अगर आप हिंदी मारते हैं, तो मैं लिख के देता हूँ 15 नंबर आप ला दीजिएगा। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे मुहावरे तथा ऐसे आसान क्वेश्चन, जो लगभग आप 15 क्वेश्चन नंबर आप ऐसे ही ला दीजिएगा। लेकिन हम 15 पे नहीं लेकर चलना, हमें 25 लेकर चलना है इसमें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो बहुत आसान होता है, उसमें आपको पूरा 25 में 25 ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक हिंदी का पतला सा एक बुक आता है हिंदी का, जो हिंदी पर मतलब पूरा संक्षिप्त में दिया रहता है कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है। उसी तरह अगर इंग्लिश का है तो उसी तरह पतला सा इंग्लिश का आता है बुक, ठीक है। आप जाइएगा दुकान में, आप बोलिएगा कि इंग्लिश का कंपटीशन का बुक देने के लिए, हिंदी का कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक देने के लिए पतला सा आएगा, छोटा सा, उस बुक को ख़रीदना है, उस बुक से पूरा पढ़ जाना है। वो बुक ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब ये पूरा बुक ख़त्म हो गया तो आपको कितना टाइम लगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन। उसमें आपको क्या होगा, मैं लिख के देता हूँ, इसे 25 में 25 क्वेश्चन आप मार सकते हैं अगर आप तैयारी 15 दिन कर लेते हैं तो टोटल कितना हो गया 85 नंबर। 85 नंबर अगर मेरे तरीके से जाइए तो आप 85 नंबर ला सकते हैं, और मेरे तरीके से सच में जाइएगा तो हम बोलते हैं कि आप 100 में से 90 या 92 नंबर ला सकते हैं। लेकिन कारण क्या है, आपको जाना पड़ेगा उसी तरीके से। ये सेल्फ स्टडी इज़ द बेटर स्टडी। मैं लिख के देता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगर आप खुद से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कि आप रेगुलर अपने तरीके से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कोचिंग जितना पढ़ाएगा, कोचिंग आप पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आप जाके घर पे पढ़िएगा। कोचिंग बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलता कोचिंग नहीं है। कोचिंग इसलिए ज़रूरी है कि कोचिंग गाइडेंस से ज़्यादा आपको रूटीन फॉलो करवाता है, तो इसीलिए कोचिंग ज़रूरी है कि रूटीन कम से कम फॉलो हो। अगर आप चाहते हैं तो एक छोटा मोटा कोई कोचिंग जो 2000-3000 में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हो, ऐसा कोई कोचिंग आप पकड़ लीजिए, पकड़ के आप कोचिंग का तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं सेल्फ से, तो मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टडी से आप गारंटी 90-92 नंबर ला दीजिएगा, मैं जिस तरीके से आपको बताया हूँ। आपको क्या करना है, अब दोस्तों क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम को इसी तरह की तैयारी करनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया क्या करना है कि सबसे अच्छा आपको तैयारी में एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, सबको, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चाहे आप ओबीसी हैं चाहे एससी है चाहे एसटी है चाहे जनरल है। बहुत लोग क्या होता है, मैं देखा हूँ, मैंने बहुत अच्छों से देखा है मैंने, ठीक है, किसी को बात कड़वी लग सकती है लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। कोई अगर एससी एसटी है तो वो बोलता है कि मुझे तो इतना ही नंबर चाहिए, कोई ओबीसी है तो मुझे बोलता है इतना ही नंबर चाहिए, कोई ईडब्ल्यूएस है तो बोलेगा इतना ही नंबर चाहिए, कोई जनरल है तो बोलेगा मुझे इतना नंबर चाहिए। कोई ओबीसी एससी एसटी ओबीसी जनरल नहीं है। अगर आप तैयारी कीजिएगा तो सब 90-92 नंबर ला सकते हैं। आपको तैयारी 90-92 नंबर की करनी है, ना कि आपको तैयारी करनी है अपने कैटेगरी बेस्ड पे। कैटेगरी बेस्ड पे तैयारी कीजिएगा तो लास्ट टाइम में 2-2 नंबर से छट जाते हैं, एक नंबर से छट जाते हैं, पॉइंट नंबर से छटते हैं। इसलिए आप कैटेगरी बेस्ड पे तैयारी ना करके फुल तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, 90-92 नंबर की तैयारी कीजिए, चाहे आप किसी कैटेगरी में आते हैं, गारंटी सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा, रिटर्न आपका। अब एक और बात बताते हैं, बहुत लोगों को लगेगा कि हम क्या क्या तैयारी करें, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आप अगर एसएससी का सीजीएल दीजिएगा या कोई लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो दीजिएगा, तो लगभग में ये 4 चीज़ पूछता है। तो इसलिए हमें ये 4 चीज़ अगर अच्छे से हम तैयारी कर लेते हैं तो हमें आगे भी दूसरे एग्जाम में फ़ायदा देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको बढ़िया से तैयारी करनी है। और हमें टारगेट कितना दिन का लेना है, पहले ही बता दिया हम आपको, 3 महीने। यानी कि अगर 31 अगस्त को फॉर्म भरा गया तो हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर लास्ट तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर रिटर्न नहीं होता है तो हम तैयारी करते रहेंगे, हम रिवीजन करते रहेंगे उसका। और जो भी तैयारी करना है उसको बुक से मार्क करना है, कॉपी में लिखना है, सब कुछ आपको तैयारी करना है। अब आपको चलते हैं हम आगे, इसके बारे में हम आगे चलते हैं, आगे हम आप लोग को बता देते हैं। ये देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का पूरा ये लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको मैं इस नोटिफिकेशन को यूट्यूब चैनल के साथ अटैच कर देता हूँ, लिंक डाल के आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं फिजिकल, यानी PET और PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET अलग चीज़ है, PST अलग चीज़ है, दो चीज़ है। लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि PST कब हो रहा है, PET कब हो रहा है, क्योंकि हमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले हाइट नापा जाएगा। आप जैसे ही जाइएगा वहाँ पे आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट को नापते ही आपको हो सकता है कि वेट उस पर कुछ नहीं रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही होता है, मैंने देखा है और मैंने जब किया है तो ऐसे ही किया है। और अभी का सिचुएशन अलग है, लेकिन सबसे पहले आपका हाइट नाप लिया जाएगा। जब रिटर्न आप निकाल दीजिएगा तो आपका एक एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में जाएगा तो सबसे पहले आपको लाइन में खड़ा करके हाइट नाप लिया जाएगा। जब आपका हाइट एक होगा तो उस वक्त ऐसे हाइट नापा जाएगा, नॉर्मल लिखा नहीं जाएगा कहीं पेपर पे, सिर्फ हाइट नाप लिया जाएगा कि आप 170 से ऊपर है कि नहीं। अगर महिला है तो 157, कितना 157 के करीब होगा, तो उससे ऊपर 157 है, तो 157 से ऊपर आप है कि नहीं। अगर हैं तो अगर आप कोई रिलैक्सेशन में आते हैं एज हाइट रिलैक्सेशन में, तो उसके अनुसार आप हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर आपको अंदर घुसा लिया जाएगा, फिर आपको दौड़ में शामिल कर दिया जाएगा। दौड़ में क्या होगा कि 150, 100, 50 ऐसे लोगों के बीच अभी आजकल दौड़ करवाया जाता है। लेकिन चिप बेस्ड सिस्टम जहाँ तक अभी हो रहा है, चिप बेस्ड सिस्टम दौड़ हो रहा है, मतलब आपके पैर में चिप लगा दिया जाएगा और तब दौड़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। दौड़ अगर आप तैयारी किए हुए हैं तो निकल जाइएगा। अगर आप मेल हैं तो 5 किलोमीटर का आपको दौड़ कीजिएगा, 24 मिनट दिया जाएगा टाइम। फीमेल हैं तो 1600 मीटर का दौड़ 8.5 मिनट में आपको करना है। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में लड़कों को निकालना है और 800 मीटर 4 मिनट में लड़कियों को निकालना है। अब क्या है, हम अब आपको अभी से ही ट्रिक बताते हैं। हम जब रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो रिटर्न की तैयारी करते वक्त हमने क्या देखा कि हम रिटर्न की तैयारी तो बढ़िया से कर रहे हैं। रिटर्न की तैयारी कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो 2 घंटे कोचिंग का मान लेते हैं, 1 घंटे जाने आने का मान लेते हैं। कितना घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के अलावा मान लेते हैं कि 3 घंटे और आप कोई दूसरा पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं अपना तो उसमें दे रहे हैं, तो कितना हो गया? 6 घंटे। इसके अलावा आप टाइम नहीं दीजिए दूसरी चीज़ों में। मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसके अलावा 3 महीने टाइम अगर दूसरी चीज़ में दीजिएगा तो ये आपका जॉब छूट जाएगा। और ऐसा जॉब जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए आपको मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, 6 घंटे मान लीजिए आपका चला गया दिन भर का, तो दिन 24 घंटे में से 6 घंटे चला गया तो 18 घंटे बच गया। 18 में से मैं मान लेता हूँ कि आप 6 से 7 घंटे सोइएगा। तो 6 से 7 घंटे आप सो जाइएगा तो कितना टाइम बचा? अब 18 घंटे में से 12 घंटा, 7 घंटे सो गए तो कितना घंटा बचा? 11 घंटा। 7 घंटे ज़्यादा तो सोइएगा ही नहीं, तो 11 घंटा बच गया। अब 11 घंटा में से 2 घंटा मान लेता हूँ आपका दिन भर का खाना खाने में और अदर एक्टिविटीज़ में। अदर एक्टिविटीज़ मतलब टीवी देखने में या नहाने में, तो आपका 2 घंटा इधर चला गया। कितना बच गया? 9 घंटा। 9 घंटे अगर रेगुलर आप रोज़ तैयारी कीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ ये निकल जाएगा जॉब। बस 9 घंटे कैसे तैयारी कर, अगर फिर आपके अंदर एबिलिटी है और आप काबिलियत रखते हैं और आप इसका जो क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं तो गारंटी आपका जॉब निकलेगा। कैसे? मैं सिखाता हूँ आपको। 1 घंटे रोज़ हिंदी की तैयारी करनी है। कितनी? 1 घंटे, या तो सुबह कीजिए या शाम कीजिए, आपको 1 घंटे हिंदी। मेरा सजेशन है कि आप हिंदी शाम को पढ़िए, हिंदी रोज़ शाम को पढ़िए। 1 घंटा आप हिंदी का दे दीजिए तो कितना बच गया? 8 घंटा। 9 घंटे में से कितना बचा? 8 घंटा। आपको कितना करना है? रोज़ का 2 घंटे जीके का देना है। कितना? 2 घंटे। 2 घंटे जीके में क्या करना है? 1.5 घंटे जीके का देना है सुबह में। सुबह 4 बजे उठना है, 3:30 बजे उठना है और 1.5 घंटे टोटल पढ़ाई करनी है, याद करना है जीके को और याद करनी है। और याद करने के बाद उसी को आधा घंटा रात को 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे पढ़ने बैठते हैं तो आधा घंटा रात को उसी को आपको रिवीजन करना है। ठीक है? और कोशिश करना है कि जब आप जीके याद करते हैं ना तो उस वक्त अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू कर देना है, जो भी आप 200 क्वेश्चन। कभी कभी जैसे कोचिंग का रास्ता में आप जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक से तो ऐसे सेफ़ नहीं होता है, लेकिन जैसे साइकिल से जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जाके होता है ना कि कभी कोचिंग में गए तो 10 मिनट बाहर बैठना पड़ता है, 15 मिनट बाहर बैठना पड़ता है, या कोचिंग में गपशप लड़ाते रहते हैं, तो कान में ब्लूटूथ लगा के या कान में हेडफोन लगा के उस 15 मिनट आप क्या कीजिए, जो जीके याद किए थे ना एक बार में सुबह में, उसी जीके को कान में सुनिए, लगा दीजिए। आप सुनते रहिएगा, बगल में जो दोस्त बोल रहे होंगे उसको भी सुनते रहिएगा, तो उससे क्या होगा कि उस चीज़ आपके कान में रिवीजन हो जाएगा। ये जीके का सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। और फिर जो 1.5 घंटा सुबह में आप पढ़े हैं उसी को आप आधा घंटा शाम में उसको रिवीजन कर लीजिए, तो आपका 2 घंटा इसका चला गया। तो कितना बच गया? 8 घंटा था, 8 घंटा में 2 घंटा चला गया, 6 घंटा। अब आपको क्या करना है? 1.5 घंटे देना है मैथ में। मैथ में कितना देना है? 1.5 घंटे रोज़ का 1.5 घंटे। लेकिन मैथ कब बनाना है? रात को।
रात को बनाना है मैथ को, तो मैथ को रात को बनाएगा तो 1.5 घंटा कितना बचेगा, तो 6 घंटे में से तो 4.5 घंटा। और 1.5 घंटा आपको देना है रीजनिंग का, जो लोग कोशिश करना है सुबह में 8 बजे 7 बजे 9 बजे बैठिए या सुबह में रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग क्या होता है कि रीजनिंग जब बनाइएगा आप 1.5 घंटे ना, तो आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब 1.5 घंटे बाद। और उसके बाद अगर आप मैथ पढ़ लिए तो फिर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैथ। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 1.5 घंटे जो रीजनिंग पढ़नी है वो सुबह में पढ़नी है और मैथ शाम में, या मैथ सुबह में तो रीजनिंग शाम में, ऐसे करना है, दोनों एक साथ नहीं पढ़ना है। तो अब आपको ये 1.5 घंटा चला गया तो कितना बचा था, 4.5 घंटा में से 1.5 घंटा बच गया तो 3 घंटा। अब 3 घंटा आपको मतलब 9 घंटा का पढ़ाई में आपका 3 घंटा बच रहा है। अब 3 घंटा में क्या करना है, आधा घंटा आपको पेपर पढ़ना है, कितना बच गया 2.5 घंटा। आधा घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, या मोबाइल में पढ़ लीजिए या आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, या आप क्या कीजिए कि कहीं से भी दोस्तों से या कोई न्यूज़ चैनल देख लिए, कहीं से भी आप पढ़ लिए, तो उसमें कितना बचेगा आपको 2 घंटा। अब 2 घंटा मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। 2 घंटे में आपको आधा घंटा आपका जो फील्ड होगा, जहाँ पे दौड़ने का फील्ड होगा, वहाँ जाना है। आधा घंटा आपको दौड़ने के फील्ड में, आधा घंटा जाने और आने में मान लेते हैं, तो कितना बचेगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा रोज़ आप ग्राउंड में दीजिए, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, यानी लड़का है या लड़की हैं, आप 1.5 घंटा रोज़ फील्ड में दीजिए। अगर आप लड़की हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह 5 बजे 4 बजे ना जाके 6 बजे जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं दौड़िए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दौड़ अभी रिटर्न निकालने के बाद होगा। लेकिन आप फील्ड में जाना चालू कीजिए, कितना 1.5 घंटा। क्या कीजिएगा, 2 घंटा हम टोटल टाइम दिया आपको, लेकिन 2 घंटा में आधा घंटा जाने आने का, लेकिन 1.5 घंटा आपको फील्ड में निकालना है। क्या करना है मैं बता रहा हूँ। 1.5 घंटा में अगर आप दौड़ सकते हैं तो रोज़ का 400 मीटर का जो ग्राउंड है उसका आपको 10 चक्कर लगाना है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। जैसे समझिए तो आपको जैसे 1 घंटा में अगर 10 चक्कर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 घंटा में 10 चक्कर लगाइए। अगर आप नहीं दौड़ना चाहते हैं, मन है कि नहीं अभी हम दौड़ने का मन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 चक्कर टहलिए रोज़ का, तेज़ तेज़, या तो धीरे धीरे दौड़िए 10 चक्कर, या तेज़ तेज़ टहलिए 10 चक्कर। 10 चक्कर टहलिए, 10 चक्कर टहलने के बाद, अब टहलने के बाद आप क्या कीजिएगा, टहलिए, उसके बाद हाथ का एक्सरसाइज 5-10 मिनट कीजिए, 5-10 मिनट अपना खुद का एक्सरसाइज कीजिए पैर वैर का, और 5-10 मिनट दोस्तों से गप्पे लड़ाइए, दोस्तों से थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए। कोई दोस्त नहीं है तो अपने थोड़ा सा गाना सुन लिए, ठीक है। ऐसे करके क्या कीजिए, आप 1.5 घंटा फील्ड में गुजारिए, लेकिन टहलिए या दौड़ना चालू कीजिए कंटिन्यू। अब कोई दोस्त क्या होंगे कि जैसे कोई आर्मी की तैयारी पहले से कर रहा होगा तो 5 मिनट में 1600 मीटर मार रहा होगा। कोई दोस्त ऐसे होंगे कि 5 बोलेंगे अरे ये दौड़ क्या है, तो 2 मिनट का काम है, दौड़ निकाल दूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत से जो आर्मी का भर्ती दिखते हैं उनका दौड़ बहुत अच्छा होता है, उनके लिए भी यही सजेशन है कि आप ज़्यादा दौड़ पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा दौड़िएगा, जब 5 मिनट में आप 1600 मीटर का चक्कर मारिएगा, तो एक तो आपका बॉडी ख़राब होगा। बॉडी क्यों ख़राब होगा, क्योंकि बॉडी पतला होता जाएगा। दूसरा क्या है कि उस दौड़ के कारण आप इतना थक जाइएगा कि आप पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पाइएगा। आप पढ़ाई में नहीं दिमाग लगाने के कारण आपका नंबर नहीं आएगा और छट जाइएगा, तो आप बोलिएगा कि मेरा दौड़ तो बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी मैं छट गया। इसलिए अगर इस जॉब की तैयारी कर रहा है तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा, मेरा सजेशन है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़्यादा नहीं दौड़िए। कितना दौड़ना है, जब तक रिटर्न नहीं होता है तब तक आपको रोज़ का 10 चक्कर धीरे धीरे एकदम 1 घंटे में दौड़ना है। 400 मीटर यानी 4 किलोमीटर आपको दौड़ना है 1 घंटे में, या आपको टहलना है, टहलने की कोशिश आपको करनी है कि टहलना है 10 चक्कर, आपको 1 घंटे में टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 चक्कर नहीं चलिए, 5 चक्कर टहलिए, लेकिन 1 घंटे में टहलिए, तेज़ टहलना है, कर लिए। अब उसके बाद जब रिटर्न निकल जाएगा फिर मैं आपको वीडियो डालूंगा, रिटर्न जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब कैसे तैयारी आपको करनी है दौड़ की। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जैसे बताऊंगा वो 1 महीना, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ रिटर्न होने के लगभग 2, 4, 5, 6 महीने बाद होता है फिजिकल, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिटर्न होने के 1 महीना के अंदर मैं आपको फिजिकल ऐसा तैयारी करा दूँगा कि लड़का हो या लड़की उनका दौड़ आराम से निकल जाएगा। जहाँ तक वेट की बात है तो वेट के बारे में मैं एक वेट चार्ट आपको अलग से डिवाइड कर दूंगा। वेट चार्ट कितना होता है वेट देख लीजिएगा, उस अनुसार वेट अपना मेंटेन करके रखिएगा। ज़्यादा वेट अगर 1 kg कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है, 1 kg ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, तो वेट थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा। हाइट, और अगर आपको कोई दूसरे चीज़ में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका स्पेशल वीडियो बना के उसको तरीका बताऊंगा कैसे आपको उसको मेंटेन करना है। अब जैसे किसी का 2 इंच कम हो रहा है तो उसको तो आदमी नहीं मेंटेन कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाइट तो आप जान ही गए हैं। उसके बाद चेस्ट जो है वो चेस्ट होता है सिर्फ मेल का होता है,
चेस्ट में क्या करना है, अगर आप वो हैं कोई मतलब नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट है, तो आपको ऐसे नॉर्मल रखना है। चेस्ट ज़्यादा फुलाना नहीं है, 80 सेंटीमीटर फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं 85 ही फुल जाता है नॉर्मल, टेंशन नहीं लीजिए। 80 है तो फुलाने पे लोग 9-9 10-10 सेंटीमीटर हम लोग फुला देते हैं, तो कुछ नहीं है फुलाने। बहुत लोग क्या करता है, टेढ़ा हो जाता है, ये हो जाता है फुलाने के लिए, अरे कुछ नहीं है। आपको मैं एक योगा बता दूंगा, उस योगा से आप कीजिएगा तो आराम से 10 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुल जाएगा। लेकिन अब आर्मी का तैयारी करने लगेगा दौड़ का, और लगातार 5-5 4-4 मिनट और 1600 मीटर मारते रहिएगा, तो आपका चेस्ट तो ऐसे ही 77-78-70 पे पहुंच जाएगा, पतले हो जाइएगा 77-78 पहुंच जाएगा, तो फिर आपका चेस्ट पूरा ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे चेस्ट पूरा कर पाइएगा। इसीलिए कोशिश ये करना है कि जब तक ज़्यादा आर्मी का भी, इसमें आर्मी का तैयारी नहीं करना है, इसमें नॉर्मल तैयारी करना है, ठीक है। इसमें लॉन्ग दौड़ का तैयारी करना है, शॉर्ट का नहीं। वेट प्रोपोर्शन टू हाइट है, तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट है, तो वो मैं वेट का एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। अब है मेडिकल। जब आप मेडिकल में जाइएगा उसी वक्त आप पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, और उसी में आपका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही आपको मेडिकल में डाला जाएगा, ठीक है। जब आपका मेडिकल होगा, ये नहीं सोचिए कि मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। पहले जब आप मेडिकल में अंदर घुसिएगा तो उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। जब पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका सही होगा, पापा का नाम आपका मैट्रिक का जो एग्ज़ाम में सही है, आधार कार्ड में सही है, पैन कार्ड में सही है, जो आपका नाम स्पेलिंग है जो आधार कार्ड में सही है, पैन कार्ड में सही है, सही है, तभी आपको अंदर में एंट्री दिया जाएगा। कहाँ पे? मेडिकल बोर्ड के पास। मेडिकल बोर्ड में क्या होता है कि 25 या 50 लोगों का एक टीम होता है, उनके एक डॉक्टर होते हैं, बाकी कंपाउंडर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनका हर तरीके से मेडिकल लेते हैं। मेडिकल का मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मेडिकल में आपको कैसे फिट होना है और कैसे सब कुछ चेक करना है खुद से कि हम मेडिकली फिट है कि नहीं। क्योंकि दिक्कत ये है, देखिए दोस्तों, चरण होता है इसमें ज़्यादा। चरण मतलब कहने का सेंस क्या, जो स्टेप होते हैं वो ज़्यादा हैं। पहले आपको रिटन निकालना है, फिर फिजिकल में जाना है, फिजिकल में बहुत से तरीक़ा से फिजिकल निकालना है, फिर फिजिकल निकालिए तो डॉक्यूमेंट्स आना है, डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए तो मेडिकल में 10 तरीके हैं, मेडिकल निकाल लिए तब जाकर मेरिट बनता है, मेरिट में पता चला कि आप छट गए, तो इसीलिए बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें चरण स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो हम मेहनत उसी अनुसार करेंगे कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए 100% है, 100% क्राइटेरिया बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया 100% है, उसमें से हम 95% पूरा कर रहे हैं क्राइटेरिया, तो फिर हम ज्वाइन करते हैं, फिर हम तैयारी करेंगे, 5% इधर उधर हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम मेडिकली फिट नहीं है, हमको पता है कि हम इस चीज़ में मेडिकली फिट नहीं है, तो क्यों तैयारी करें? हम पहले से ही हम क्यों जाए उसमें कि हम सब कुछ निकाल ले, लास्ट में मेडिकल में जाके फिट नहीं हो, छट जाए। भगवान भरोसे कुछ नहीं होता है कोई भी। ये फौज है, आर्मी है, यहाँ हम आर्मी मतलब पारा मिलिट्री में आप जा रहे हैं, आर्मी का एक अंश समझिए, तो पारा मिलिट्री में आप जा रहे हैं, तो यहाँ भगवान भरोसे नहीं चलता है, यहाँ पैरवी नहीं चलती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जाना है। हमने अपनी आंखों से लगातार लड़कों को फिट होते हुए देखा है। जो फिट बंदे हैं वो फिट हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर अनफिट है, थोड़ा बहुत, तो वो भी बताऊंगा मैं कि थोड़ा बहुत कैसे चलता है और कहाँ चलता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि मेडिकल में ऐसा है, बहुत जगह ऐसा है कि आप नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है, डॉक्टर के ऊपर होता है, डॉक्टर थोड़ा बहुत चलाते हैं, वो आप चला सकते हैं, आपका राइट्स होती है, वो आपको मांग सकते हैं, वो लोग देते भी हैं। लेकिन अब जो पहले से हमको पता है कि मेरा उंगली ही टेढ़ा है, मुझे पता है कि मेरा हाथ ही टेढ़ा है, मुझे पता है कि मैं फ्लैट फुट हूँ, बढ़िया से फ्लैट फुट हूँ, तो फिर क्यों जाना, फिर अपना दूसरे जॉब की बढ़िया से तैयारी कर लेनी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स का भी मैं बाद में बता दूंगा, उसका भी स्टेप्स आएगा, तो मैं हमेशा ब्रीफ आपको करूँगा। आप समझ गए पूरी तरह से, एसएससी आपको पूरी तरह से पता चल चुका है। अब एसएससी में मैं आपको बढ़िया से लास्ट में आपको बोलता हूँ कि जो मैंने रिटर्न का तरीका बताया है, वो रिटर्न का तरीका सोच के अभी से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आप EWS ESM UR है, मतलब जनरल हैं, तो 35%, और SC ST OBC है तो 33% कम से कम मार्क आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड हैं। और इतना तो समझिए तो सबको आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा, इसका समझिए तो दुगुना से ज़्यादा लाइएगा, तभी जाके आप मेरिट में आ पाइएगा। इतना समझ के चलना है। इसलिए जम के स्कोर कीजिए, बढ़िया से कोशिश कीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। हम गारंटी देते हैं अगर आप फिजिकली मेंटली फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, तो फिर आप रिटर्न का जो मैं तरीका बताया उस तरीके से आप कीजिएगा कोशिश, तो आराम से निकल जाइएगा। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार आपने भरा है कि नहीं देख लीजिएगा। अगर नहीं भरा है, ये ऑर्डर है, ABCDEF ऑर्डर है। अब मान लीजिए आपको SSB पहले चाहिए थे, तो पहले डील भरना है। अगर आपको असम राइफल पहले चाहिए तो पहले F भरना है। अगर आपको BSF पहले चाहिए तो पहले A भरना है। तो इस अनुसार आपने भरा है कि नहीं देख लीजिए। अगर नहीं भरा है तो जो आपको फोर्स पसंद है कि नहीं वो आपने भरा है कि नहीं। अब जो भर दिया हो तो फाइनल हो गया, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन का डेट आ सकता है तो फिर दे सकते हैं, बदल सकते हैं, नहीं तो आपको जो आपने फाइनल सबमिट कर दिया वही सबमिट हो गया। ये
समझ में आ गया। कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस वाइल गिविंग प्रेफरेंसेस ऑफ द फोर्स ए ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। मतलब प्रायोरिटी में ऑर्डर देने में होता क्या है कि हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ा खासियत है और एक बहुत बड़ी खराबी भी है। खासियत क्या है कि हम कोई फॉर्म आते हैं तो बहुत जल्दी भरते हैं, ये खासियत है हमारी। कोई फॉर्म आएगा तो जल्दी भरेंगे कि चलो ये एग्ज़ाम तो पक्का मेरा निकला हुआ है, तो ऐसा फॉर्म भर देंगे। और हमारी खराबी सबसे बड़ी क्या है कि हम अपने आप को इतना तेज़ समझ लेते हैं, इतना तेज़ समझ लेते हैं कि हम अपने तेज़ी के कारण कि ना हम कोई यूट्यूब देखते हैं कि हम YouTube देख लेंगे तो उसको कमाई हो जाएगा, हम YouTube देख लेंगे तो उसको फ़ायदा हो जाएगा, हम YouTube। अरे किसी को फ़ायदा नहीं होता। आपका एक YouTube देखने से उसको 0.0 रुपये भी, 1 रुपये मतलब समझिए कि आपका एक अकेला YouTube देखने से 1 से 2 पैसे मिलेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए ना करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए YouTube देखिए, मेरा नहीं देखिए, दूसरे का देखिए, लेकिन YouTube देखिए। YouTube में आज के समय में हर चीज़ मिल जाता है। हमसे लेकर कितने हमारे दोस्तों ने YouTube में अच्छा पढ़ाई करके तैयारी करके निकाल दिया। तो ये कीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, YouTube देख लिए। दूसरा चीज़ क्या है कि जो नोटिफिकेशन आता है कोई भी जॉब का, सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जॉब का, उसको पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, A to Z पढ़िए। पूरा पढ़ के अच्छे से नहीं समझ में आता है तो उसको यूट्यूब में कोई हमारे टाइप का है या हम हैं या कोई दूसरा आदमी है जो तैयारी करवा रहा है या कोई चीज़ कर रहा है, उसको कमेंट कीजिए। कोई सर है आपके, उसके पास लेके जाइए, उनको वो समझाएंगे आपको। लेकिन पूरा चीज़ समझ के तभी फॉर्म भरिए, तभी आप फॉर्म को एलिजिबिलिटी चेक करके तभी फॉर्म भरिए। अब क्या है, कोई फ़ोटो में गलती कर दिया, कोई मार्कशीट में गलती कर दिया, कोई प्रेफरेंसेस में गलती कर दिया, बाद में उसको पता चलता है कि ये गलती का खामियाजा जब छंटता है तब उसको पता चलता है कि गलती का खामियाजा कितना ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए कोशिश आपको ये करना है कि आपको जो भी फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरते वक्त एकदम सावधानी से भरनी है और अच्छे से चेक करके भरना है। और किसी को भी कमांडो बनना है, किसी को भी CBI में जाना है, किसी को भी IB में जाना है, किसी को रॉ में जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बेटर ऑप्शन है, आप सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, यानी SSC GD बनिए। इसके बाद इसके अंदर से बहुत अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आती है जाने की। अगर किसी को एज खत्म हो रहा है तो सब इंस्पेक्टर बनना है या असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, वो भी इसके अंदर आके वो आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर छूट गया हो तो आप बताइएगा, मैं दूसरा वीडियो आपके सामने ला दूंगा या कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और गाड़ी या कोई भी चीज़ व्हीकल चलाते हैं तो सतर्क होकर चलाइएगा, क्योंकि इसमें जो है वो फिजिकली फिट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। गारंटी आप एग्ज़ाम निकालिएगा। कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो पर्सनल प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इसमें पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और SSC GD मैं खुद ने 2 बार हमने रिटन मैंने खुद निकाला है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 90 92 नंबर ला के निकाला है। और हम सब एक साथ ही पढ़ते हैं, तो इसलिए बिल्कुल निफिक्र होकर आप बताइए कि कहाँ से आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए। हम आपको सॉल्यूशन, यहाँ तक कि आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप आगे चल के बनाएंगे, उसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसका भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको ना आकर आप कुछ क्वेश्चन पूछे और दूसरा जो साथी है, जो आपका साथी है, उनको आता हो तो वो आपको आंसर दे देंगे। मिलजुल के काम कीजिए, जलन की भावना छोड़िए, मिलजुल के काम कीजिए और जॉब निकालिए। मेन क्या है, अभी के समय जॉब लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए जॉब पे फोकस कीजिए। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए, पैरवी से दूर रहिए और बिल्कुल अच्छे स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।